हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आर्थ यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि संडे में हमने आपको 15 क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करी। संडे के बाद देखिए हम अपने टॉपिक पर लौटते हुए चल रहे हैं, उसी टॉपिक पर, क्योंकि पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करनी है, हर हाल में करनी है, क्योंकि डॉक्टर जो बनना है, डॉक्टर बनने का जो लक्ष्य आप लोगों ने तय कर रखा है। तो साथियों, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई आपको करनी है रेगुलर। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम क्या काम करते हैं, अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। हम टॉपिक लेकर चल रहे थे मोशन में, और मोशन में गति अवस्था, विराम अवस्था को हम स्पष्ट रूप से आपको डिफाइन कर चुके थे। तो चलिए साथियों, उसी से जुड़ी हुई आज कुछ दूसरी चीज़ों की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, अब सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को शेयर किया करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। तो प्लीज़ साथियों, देर न करते जल्दी से बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन जल्दी से दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो चलिए साथियों, बात करते हैं गति अवस्था विराम अवस्था के बारे में। पूर्णतः डिफाइन कर सकते हैं गति अवस्था क्या होती है। यदि कोई वस्तु पर्यावरण के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो उस अवस्था को कहा जाता है विराम अवस्था। दूसरी अवस्था जो हमने बताई थी गति की अवस्था होती है, वो विराम अवस्था की होती है। पहली गति की अवस्था बताई थी। विराम अवस्था क्या होती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में पर्यावरण के सापेक्ष परिवर्तन नहीं करती है तो उसकी अवस्था कही जाएगी कि वो विराम अवस्था में है। तो इस प्रकार से चीज़ें दो अवस्थाओं में देखने को मिलती है, गति अवस्था और विराम अवस्था में। तो आज हम उसके जुड़े हुए गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज की टॉपिक की बात करते हैं। आज पहुँचते हैं, सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है दूरी। इट मीन्स डिस्टेंस। क्या रहने वाला है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को समझते हुए चलेंगे कि ये डिस्टेंस क्या होती है, दूरी क्या होती है। चलिए साथियों, आपको हम दिखाते हैं। हमने माना कि यहाँ एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे रखा ए है, और हमने दूसरी ओर मान लिया कि यहाँ कोई पॉइंट दूसरा है बी है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट आपने निश्चित कर लिए। जब दो पॉइंट आपने निश्चित कर लिए तो दोनों पॉइंट जो दोनों बिंदु हैं, दोनों के बिंदुओं के बीच का जो रास्ता है, मान लीजिएगा कि ये रास्ता है, तो दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की जो लंबाई है, उस लंबाई को कहा जाता है कि ये दूरी है। उस लंबाई को कहा जाता है कि ये दूरी है। दूरी के बाद एक जरूरी चीज़ आपको पढ़नी थी, वो है विस्थापन। लेकिन दूरी को अभी क्लियर नहीं कर पाए आप। तो हमने बात को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं। दूरी को अगर समझना चाहते हो तो ध्यान से समझना। हमने माना कि यहाँ पर हमारी लोकेशन है, ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मान लिया कि ये पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, मान लिया कि ये इटावा है। क्या है ये इटावा है। और ये यहाँ पर देख लीजिएगा, मान लिया कि यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट को मान लिया कि यहाँ ये जो है, हमने मान सकते हैं कुछ भी मान लीजिएगा, मान लिया कि ये लखनऊ है। तो आपको दो बिंदु निर्देशित किए गए, एक बिंदु इटावा, दूसरा बिंदु बी, जो लोकेशन हमको बताता है लखनऊ की। कहाँ की लोकेशन बताता है, लखनऊ की लोकेशन बताता है। तो देखिए, इटावा से लखनऊ के बीच जाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता बना होगा, कोई ना कोई मार्ग बना होगा, ऐसे तो नहीं चले जाते हैं। तो किन्हीं दो बिंदुओं के, किन्हीं, मान लीजिएगा कि यहाँ से रास्ता ऐसा बना हुआ है, यहाँ से रास्ता ऐसा बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, मान सकते हैं हम कि ये रास्ता बना हुआ है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के जो रास्ता है, इस रास्ते की लंबाई को ही क्या कहा जाता है, इस रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है, अर्थात डिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। तो दूरी किसे कहते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। जैसे यहाँ देखिए कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट के लिए रास्ता कुछ इस प्रकार बना दिया गया है, और ये पॉइंट कर दिया गया है कि ये पॉइंट बी है। ध्यान से समझना मेरी बात को, हम कहना क्या चाहते हैं उस बात को समझना। तो देखिए, ए से बी तक आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन रास्ता कहाँ बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, बिंदु ए से बी तक जाने के लिए इस रास्ते से होकर हमको जाना पड़ेगा। ए से बी तक का रास्ता ये है, तो ये जो रास्ते की जो लंबाई होगी, इस लंबाई को कहा जाएगा दूरी। क्या कहा जाएगा, दूरी। तो इस प्रकार से दूरी आपकी डिफाइन होती है। दूरी किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की रास्ते की लंबाई को हम कहते हैं कि ये दूरी है। क्या है, ये दूरी है। चलिए दूरी की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसके मात्रक पर बात करते हैं। चलिए साथियों,
तो दूरी की परिभाषा में हम लिखना शुरू करेंगे, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। कोई दो बिंदु हों और उन दोनों बिंदुओं के बीच के जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ते की लंबाई को हम कहेंगे कि ये दूरी है। क्या कहेंगे? कि ये दूरी है। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु रहा ए और यहाँ पर दूसरा बिंदु रहा बी, दोनों के बीच में रास्ता कैसे बनाया गया? पहले इधर से, फिर इधर से और फिर इधर से। तो देखिए हमको दूरी निकालनी है, ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो रास्ता ये बना हुआ है, तो हम पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे नापते हुए, उसके बाद मापते हुए कहाँ? यहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से फिर यहाँ मापेंगे, फिर जाके ए से बी के बीच के रास्ते की लंबाई निकल के आएगी और यही लंबाई ए से बी के बीच की दूरी कही जाएगी। तो इसको कहा जाता है कि ये दूरी है। क्या है? ये दूरी है। चलिए साथियों, इसे दूरी कहते हैं। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं, दूरी कैसी राशि होगी? तो कैसी राशि होगी ये? तो ध्यान से समझें, दूरी कैसी राशि होती है? दूरी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ध्यान रखेंगे, दूरी अदिश राशि होती है। मात्रक देखिए क्या होगा, दूरी को किस में मापने जाते हैं? तो देखो एसआई प्रणाली में, इसका जो मात्रक होने वाला है, एसआई प्रणाली में दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। दूरी के बहुत बड़े मात्रक भी होते हैं, किलोमीटर भी होता है, छोटा मात्रक होता है सेंटीमीटर होता है, जो सीजीएस प्रणाली में यूज में लाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रक भी होते हैं। तो चलिए साथियों, दूरी के बारे में आपको ये जानकारी लेनी जरूरी थी। किसी दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, या फिर किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। मान लीजिएगा कोई वस्तु गतिशील है, जहाँ से चलना शुरू करती है, वो चारों तरफ घूमकर लौट आई, तो बाद में देखा जाए कि उसने कितना रास्ता तय किया है, उस रास्ते की जो लंबाई होगी उसी लंबाई को क्या कहेंगे? कि ये तो इसकी दूरी है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि दूरी क्लियर हुई होगी। अब बात कर लेते हैं कि विस्थापन क्या चीज़ होती है, विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है, इन चीज़ों की बात कर लेते हैं। विस्थापन क्या है? तो देखिए, विस्थापन को ध्यान से समझना है। विस्थापन को ध्यान से कैसे समझना है? हमने मान लिया कि गति करती हुई कोई वस्तु है, एक वस्तु जो है गति करना शुरू करती है, यहाँ पॉइंट ए पर थी, तो ये जो है पहले पॉइंट ए पर थी शुरुआत में, तो इसको मान लेते हैं ये इसकी प्रारंभिक पोजीशन है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। कौन सी स्थिति है? ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है। अब ये चलना शुरू हुई, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर यहाँ से 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 गई, फिर यहाँ पर आ गई। तो ध्यान से समझना हम कहना क्या चाहते हैं। और यहाँ आकर पॉइंट बी पर पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? पॉइंट बी पर पहुँच गई। तो इसने चलना कहाँ से शुरू किया था? इसने चलना शुरू किया था पॉइंट ए से, ऐसे घूमते हुए चली गई थी, ये ऐसे घूमते हुए चली गई थी और अंत में जाकर पॉइंट बी पर पहुँच गई। तो ये इसकी हो गई अंतिम स्थिति। क्या हो गई? अंतिम पोजीशन हो गई, फाइनल लोकेशन हो गई। और ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, प्रारंभिक अवस्था, अंतिम स्थिति। तो किसी गतिशील वस्तु की विस्थापन हमेशा गतिशील वस्तु है, जबकि डिस्टेंस को आप कवर करिए या न करिए, जैसे ऐसे ही बता दिया जाएगा कि यहाँ से अलीगढ़ की दूरी 150 किलोमीटर है, ऐसे भी बता दिया जा सकता है। तो उसको चलिए चाहे न चलिए, दूरी को आप ऐसे भी बता सकते हो, लेकिन विस्थापन को जरूर चलना होगा। कि कोई वस्तु थी, यहाँ से ए से चलना शुरू हुई थी, तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, फिर वो कितना भी चल कर गई है और अंत में जाके कहाँ पहुँची है? बिंदु बी पर जाके पहुँची है। तो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधी दूरी, यही तो बढ़ रही है बेटा। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधी दूरी है वो यही तो बढ़ रही है, ए से बी की तरफ। तो ये इसका क्या कहलाएगा कि ये इतनी विस्थापित हुई, वस्तु कितनी विस्थापित हुई। विस्थापन तो तय करती हुई जा रही है, अंत में जाके पता चला कि कितना विस्थापन उत्पन्न हुआ। तो पहले यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ गई। तो ये जो इसकी सीधी दूरी है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधी दूरी है, या हम कह सकते हैं जो न्यूनतम दूरी है, या हम कह सकते हैं कि जो ऋजुरेखी दूरी है, उसी दूरी को कहा जाता है कि ये इसका विस्थापन है। क्या है ये? इसका विस्थापन है। अगर यही पूछ लिया जाता
इसके द्वारा चली गई दूरी क्या होती, तो इसका रास्ता क्या बना, ऐसे रास्ते पर गई है। तो पूरे रास्ते की अगर हम लंबाई निकाल लेते तो ये पूरे रास्ते की लंबाई क्या कहलाती, इसकी दूरी कहलाती। मान लीजिएगा कि ये जो है पूरा रास्ता, ये पूरा रास्ता कुछ समय के लिए मान लीजिएगा कि 10 मीटर का है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाती, 10 मीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति मान ली कि 2 मीटर की है, तो इसके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी जो है वो 2 मीटर है। तो इसका विस्थापन क्या हो गया, 2 मीटर का विस्थापन हो गया। तो एक बार इसको भी लिख लेंगे, विस्थापन क्या चीज़ होती है, ध्यान से समझना। उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो देखो, विस्थापन में लिखना है किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी, के बीच की ऋजुरेखीय दूरी। कैसी दूरी, ऋजुरेखीय दूरी। और ऋजुरेखीय दूरी को क्या कहा जाता है कि ये सीधी दूरी है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो सबसे न्यूनतम दूरी होती है। तो इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि न्यूनतम दूरी, ऋजुरेखीय दूरी, सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। चलिए अब इसके भी राशि कैसी है इसकी बात कर लेते हैं। तो राशि कैसी है, तो ध्यान रखना है, दूरी अदिश राशि होती है, लेकिन विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश, क्योंकि इसकी डायरेक्शन निश्चित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अभी हम आपको समझाएंगे। दूसरी ओर मात्रक देखिए इसका क्या होगा, तो इसका जो मात्रक होने वाला है एसआई प्रणाली में इसका जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि है तो ये दूरी ही, और दूरी को किस में जनरली मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इसका भी एसआई प्रणाली में मात्रक होने वाला क्या है, मीटर ही होने वाला। क्योंकि है क्या, ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की ऋजुरेखीय दूरी है। क्या, दूरी शब्द बताता है कि ये इसका मात्रक जो हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा। एक बार नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथ ही साथ प्लीज़ साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए साथियों, बात करते हैं आगे के क्वेश्चन पर। बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं कि विस्थापन सदिश राशि क्यों है। यहाँ ए से कोई वस्तु चलना शुरू हुई, ऐसे घूमते हुए गई इस रास्ते पर, और यहाँ बी पर जाके पहुंची। ध्यान से समझना, ऐसे ये चलते हुए गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, मान लिया हमने कि ये जो रास्ता है इस रास्ते की लंबाई है 20 मीटर। कितने मीटर है, 20 मीटर। तो चली गई दूरी कितनी हो गई इसके द्वारा, 20 मीटर। अब विस्थापन को समझना, प्रारंभ में ये कहाँ थी, बिंदु ए पर, अंत में कहाँ पहुंच गई, बिंदु बी पर। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधी अपनी जगह से ये कितना डिस्प्लेस हुई है, वो डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है, इसका विस्थापन कहलाता है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सीधी दूरी होगी, यहाँ से ऐसे जाओगे ज़्यादा वाली हो जाएगी ये भी, तो सीधी दूरी होने वाली है वो यही होगी। ये जो है सीधी दूरी, मान लिया ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर इसका विस्थापन हो गया। क्या हो गया, विस्थापन हो गया। अब डायरेक्शन देखना, पहले ए पर थी, अंत में बी पर पहुंची, तो इसके विस्थापन की दिशा क्या हो गई, ए से बी की ओर। विस्थापन की दिशा क्या हो गई, इसकी दिशा निश्चित होती है, जबकि दूरी की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। तो दिशा क्या हो गई इसकी, ए से बी की ओर। ये इसकी दिशा हो गई ए से बी की ओर। कैसी राशि है, इसलिए कहा जाता है कि ये विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है। चलिए साथियों, अब आपको यहाँ फर्क करना है कि दूरी और विस्थापन में आखिर अंतर क्या होता है। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, तो दूरी और विस्थापन में बहुत सारे अंतर है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हम आपको अंतर बताने के लिए जा रहे हैं, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी
तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, क्या अंतर होने वाला है? दूरी क्या चीज़ होती है और विस्थापन क्या होती है? दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होने वाला है? तो देखिए साथियों, हम आपको बता दें, पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा, आपको हम लिखा दें। एक तरफ डाल लीजिएगा कि आप दूरी और दूसरी तरफ डाल लीजिएगा कि ये है विस्थापन। पहला अंतर इसकी परिभाषा से ही आ जाता है, क्या? कि ये किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई होती है। पहला अंतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई होती है, रास्ते की लंबाई होती है। दूसरा अंतर क्या आ जाता है? वो विस्थापन क्या चीज होती है, इसको भी लिख लें। किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी होती है। पहला अंतर तो साथियों यही रहा कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई होती है। दूरी क्या होती है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई होती है। जबकि विस्थापन क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी होती है। तो सीधी दूरी और किसी मार्ग की लंबाई, क्योंकि मार्ग अक्सर सीधे नहीं मिलते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस आपको यहीं से देखने को मिलता है। आगे देखिए साथियों, बात करते हैं दूसरा अंतर क्या होता है। दूसरा अंतर देखिए, यह अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? यह अदिश राशि है। जबकि विस्थापन में आपको पता होना चाहिए कि यह सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि, अभी हमने बताया था, विस्थापन के लिए डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। कोई वस्तु यहाँ से चली, अंत में यहाँ पहुंची, तो डायरेक्शन हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस प्रकार से ये सदिश राशि और ये अदिश राशि होती है। इसका मात्रक मीटर होता है, तो इसका भी मात्रक मीटर होता है। यहाँ मात्रक में समानता देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों की दोनों है तो दूरियां ही। फर्क इतना है कि एक सीधी दूरी है और एक रास्ते की लंबाई है। इसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो देखिए इसका भी मात्रक मीटर ही होता है। इसका भी मात्रक मीटर होता है। आगे साथियों देखिएगा पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लें तो देखिए, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होगी। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ देखिए, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। तो देखिए तीसरा जो मुख्य अंतर रहा वो ये रहा कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा विस्थापन, ऋणात्मक कब होगा और शून्य जाकर कब होगा, इन सभी चीज़ों को अभी हम आपको बताते हैं, क्लियर करते हैं। तो देखिए दूरी हमेशा ही धनात्मक होगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप चलने के लिए जाओगे और कुछ ना कुछ अपनी जगह से जैसे ही हटे या फिर बता दिया कि यहाँ से वहाँ तक, तो दूरी यहाँ से वहाँ तक गए तो इसमें चिन्ह का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो अदिश राशि है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। तो ये दूरी और विस्थापन के बीच का अंतर रहा। अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं कि विस्थापन शून्य कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और धनात्मक कब होगा। ध्यान से समझें। जैसे
यहाँ ए पॉइंट था, ए पॉइंट से एक वस्तु ने चलना शुरू किया, यहाँ तक आए और लौटकर फिर पुनः ए पॉइंट पर ही फिर आ गए। विस्थापन की परिभाषा में हमने बता रखा है कि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो देखिए ये वस्तु प्रारंभ में कहाँ थी, ए पॉइंट पर थी, अंत में भी कहाँ गई, ए पॉइंट पर आ गई। तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस रही, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में कोई डिस्टेंस रही, आंसर है कोई डिस्टेंस नहीं। तो इस कंडीशन में विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो शून्य हो गया। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आपका शून्य हो गया। लेकिन दूरी को देखिए, दूरी शून्य नहीं हुई है, दूरी तो ये मार्ग की लंबाई हम मापेंगे तो ये दूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ध्यान से समझना। आगे जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे क्वेश्चन कहा जाए कि एक वृत्ताकार मार्ग पर एक वृत्ताकार मार्ग पर एक वस्तु पूरा एक चक्कर लगाती है, पूरा एक चक्कर लगाती है, पूरा एक चक्कर लगाती है, पूरा एक चक्कर लगाती है। यदि मार्ग की त्रिज्या r हो, यदि मार्ग की त्रिज्या देखिए साथियों क्या कह दिया, यदि मार्ग की त्रिज्या r हो, कितनी हो, r हो, यदि मार्ग की त्रिज्या r हो तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताइए, तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन आपको बताना। ध्यान से समझना, आर त्रिज्या का ये वृत्ताकार मार्ग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर त्रिज्या का ये वृत्ताकार मार्ग है। तो वृत्ताकार मार्ग बना हुआ है तो इसकी सरकमफरेंस पूरी जो परद है वो कितनी हो जाएगी, 2πr डिस्टेंस की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। एक वस्तु लोकेशन ए से चलना शुरू करती है और पूरा चक्कर लगाती है, कितना चक्कर लगाती है, पूरा चक्कर लगाकर पुनः ए पर ही फिर आ जाती है। कहाँ जाती है, ए पर ही आ जाती है। तो यहाँ से चलना शुरू किया था, ये रास्ता तय करते हुए यहाँ पहुँच गई। तो इसके द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी। तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, 2πr। सीधा सा आंसर मिल गया, दूरी कितनी हो गई, 2πr। अब विस्थापन को देखना है यहाँ पर, इस कंडीशन में विस्थापन कितना हो जाएगा। तो विस्थापन देखिए कितना हो गया, यहाँ पर शून्य हो गया। क्या हो गया, विस्थापन शून्य हो गया। विस्थापन शून्य हो गया, कितना हो गया, शून्य हो गया। यहाँ पर एक जरूरी चीज आपको और बता दें हम, वो जरूरी चीज क्या है, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी। जो दूरी होगी वो हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी, जबकि विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा, या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से छोटा, या दूरी से कम होगा, या दूरी से कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या फिर इससे ज़्यादा होगी, जबकि विस्थापन जो है या तो दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से कम होगा। तो इन कंडीशनों को उदाहरणों के तौर पर समझाते हैं हम। यहाँ पर कोई ए पॉइंट पर वस्तु थी और यहाँ पॉइंट बी पर पहुँच गई, ए से जाते हुए इस प्रकार गई, पॉइंट बी पर पहुँच गई। तो ए से बी के बीच का ये रास्ता बना हुआ है। तो देखो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, ए से लेकर बी तक जो मार्ग बना हुआ है वही दूरी इसकी दूरी हो गई। विस्थापन देखा जाए तो प्रारंभ में ये ए पॉइंट पर थी, अंत में बी पॉइंट पर। तो ए से बी की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों के बीच की जो सीधी दूरी थी वो सीधी दूरी भी क्या हो गई, वही हो गई। तो अर्थात इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन आपस में कैसे हैं, दूरी और विस्थापन आपस में इस कंडीशन में बराबर हैं। कैसे हैं,
इस कंडीशन में बराबर है। कम विस्थापन कब होता है? तो देखिए विस्थापन कम कब होता है, हमने मान लिया कि ये अर्धवृत्त है, आर्ध त्रिज्या का वृत्त था, उसका आधा भाग है, अर्धवृत्त है। कोई वस्तु यहाँ ए से चलना शुरू करती है और ऐसे हुए चलती हुए जाती है और यहाँ पॉइंट बी पर पहुँच जाती है। ये इसका सेंटर रहा, क्या रहा? ये इसका सेंटर रहा। तो देखिए ए बी क्या बन गया, ये सेमी सर्किल का क्या बन गया? डायामीटर बन गया, व्यास बन गया। और ये क्या है? अर्ध परद हो गई। तो पूरी परद 2 पाई आर होती है, तो आधी क्या हो जाएगी? पाई आर। तो ए से चलकर बी तक गई, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई जाएगी? 2 पाई आर बटे 2, 2 से काट दिया, केवल पाई आर निकल के आ गई। और इसके द्वारा विस्थापन क्या? प्रारंभ में ये कहाँ थी? ए पर, अंत में कहाँ पहुँच गई? बी पर। तो ए से बी के बीच की सीधी दूरी यही तो है ना, ये इसका व्यास, और किसके बराबर होगा? 2r। तो विस्थापन कितना हो गया? 2r के बराबर। तो इस कंडीशन में विस्थापन कैसा है? इस कंडीशन में देखिए साथियों, इस कंडीशन में विस्थापन छोटा हो गया, तो यहाँ पर दूरी के बराबर हो गया। तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी ही होती है या फिर विस्थापन के बराबर होगी, जबकि विस्थापन दूरी के या तो बराबर हो सकता है या फिर इससे छोटा भी हो सकता है। तो चलिए साथियों, आज यहीं रखते हैं, कल के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चाल, वेग, समय इत्यादि चीज़ें गति के समीकरण तक पहुंच जाएंगे। गति के समीकरण एक एक करके आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आज के क्लास को देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही चीज़ें हमारी परीक्षाओं में आगे चल के काम आती हैं। इन्हीं से छोटे छोटे क्वेश्चन जो वैकल्पिक ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में बन के तैयार होते हैं। तो प्लीज़ साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप सभी लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। साथ ही साथ चैनल को और ज़्यादा ग्रो कराइए और शेयर कर दीजिएगा चैनल को, एक बार शेयर कर दीजिएगा, हमारी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बाकी सभी लोगों से जो पढ़ने के इच्छुक हैं उन सभी लोगों को जागरूक कीजिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पूरे हम कह सकते हैं बीएससी नर्सिंग कह लीजिएगा या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो, उसकी सबकी तैयारी कराई जाती है। तो चलिए साथियों, आपसे यही उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसी प्रकार सपोर्ट करते भी आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आगे कल टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस क्लास को देखिएगा। साथ ही साथ हमने इससे पहले जो क्लास आपको दे रखी है वो क्लास 15 क्वेश्चन है, एकदम बिंदास क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा उन क्वेश्चनों को, उनको लगाइएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को लगाइएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।